एपिसोड 1 to 10 अध्याय 1 दयनीय मृत्यु। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। झाओ मिंग अपनी आंखें खोल पाती इससे पहले ही उसने अपने बिस्तर के पास किसी को रोते हुए सुना, युवा मालकिन कृपया जाग जाए। मेरी महिला बहुत दयनीय है। वह एक प्रेमहीन विवाह में थी, यहाँ तक कि जब वह कोमा में है तब भी वह पिछले 3 महीनों में एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। कारण जो भी हो, वह अभी भी उसकी पत्नी है, उसे उससे मिलने आना चाहिए था। वह अपनी पत्नी के लिए दुखी होकर रो पड़ी। बूहू। जब झाओ मिंग ने लड़की की चीखें सुनी तो उसने सोचा, युवा मालकिन, ये कैसी स्थिति है। उसने सोचा कि वह मर चुकी है और यही उसका परलोक है, क्योंकि उसे वह समय याद था जब वह मरी थी। वह कोई यंग मिस्ट्रेस नहीं है और न ही उसके लिए इस तरह रोने वाला कोई है। वह एक सैन्य डॉक्टर झाओ बाई की बेटी थी, जिसके पूरे परिवार ने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन अंत में उन्हें अपमान, विश्वासघात और दर्दनाक मौत ही मिली। और वह झाओ मिंग है जिसने अपने पिता से चिकित्सा कौशल प्राप्त किया है, लेकिन वह एक व्यक्ति से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसने अपना परिवार भी छोड़ दिया। चूंकि झाओ बाई एक सैन्य चिकित्सक और पुराने सम्राट की अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसे युवराज जीचेंग के साथ सिंहासन पर बैठाया गया। जब वे युवा थे तब उसने उसे पहली बार वृद्ध सम्राट के कक्ष में देखा था, तो वह पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन सम्राट ने कभी उससे प्यार नहीं किया। बूढ़े सम्राट की मृत्यु के बाद जीचेंग ने गद्दी संभाली। वह कभी उसके कक्ष में नहीं आया। उसने सोचा कि शायद वह व्यस्त होगा और बाद में उसके पास आएगा, लेकिन उनकी शादी की पहली रात और शादी के पूरे होने के बाद वह कभी नहीं आया। यहाँ तक कि उनकी पहली रात भी वैसी ही रही जैसी वह चाहती थी। वह उसके साथ समय बिताना चाहती थी और उसे और जानना चाहती थी, लेकिन जब वह कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल और वासना से भरी हुई थीं। उसके साथ उसकी पहली रात उसके लिए यातना जैसी थी। उन्होंने किसी भी विषय पर बात नहीं की और वह बस उस पर कूद पड़ा, जैसे कि वह उसे बिस्तर पर लाने के लिए मर रहा हो। लेकिन वह अब भी सोचती थी कि शायद चीज़ें इसी तरह होती हैं, क्योंकि वह पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाली चीज़ों से अनजान थी। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही वह युद्ध पर चला गया। उसे उसके बिना एक बड़े कमरे में रहना पड़ा। एक नई दुल्हन को महीनों अपने पति के बिना रहना पड़ता है। वह महल और लोगों से अनजान थी और अब उसका पति भी वहां नहीं था, लेकिन उसने अपना दिल कठोर कर लिया, क्योंकि वह जी राजवंश की महारानी थी। वह कमज़ोर नहीं हो सकती थी। उसका पति सम्राट था और वह उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकती थी। वह उससे इतना प्यार करती थी कि उसने अपनी सास से सारा अपमान सह लिया, जो उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह किसी शाही परिवार से नहीं थी। वह एक सैन्य डॉक्टर और एक सैनिक की बेटी थी और किसी नोबेल परिवार की पृष्ठभूमि से संबंधित नहीं थी। एक दिन जब जीचेंग युद्ध से लौटा तो वह एक अन्य पत्नी जियाओली को लाया, जो एल काउंटी की राजकुमारी थी, और झाओ मिंग ने सोचा कि यह केवल उसकी स्थिति और उसके साम्राज्य को मजबूत करने के लिए था। उसकी सास अपनी नई बहू जियाओली के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वह शाही परिवार से थी और उसने जीचेंग के साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में उसकी मदद की थी। जबकि झाओ मिंग जो जी राजवंश की महारानी थी और उन्हें पुराने सम्राट ने सिंहासन पर बैठाया था, वे केवल महारानी डोवेगर के सभी ताने ही झेल सकती थीं। अब बूढ़ा सम्राट वहां नहीं था और केवल महारानी डोवेगर थी, इसलिए उसे उसका सम्मान करना होगा। इसके अलावा जीचेंग महल में ज़्यादा नहीं रुकता, क्योंकि उसे अन्य स्थानों और युद्धों में जाना पड़ता है। वह अपनी शक्ति को मजबूत करने में व्यस्त थे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में गद्दी संभाली थी और देश में कई विद्रोह उभर रहे थे। बहुत से लोग सम्राट के रूप में उनके पद पर नजर गड़ाए हुए थे, इसलिए वह उसकी अनुपस्थिति में महल में उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में उससे शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह सभी अपमान और अपमान सह सकती थी और उसे अपने तक ही रख सकती थी। बूढ़े सम्राट की मृत्यु के बाद महल में उसकी कोई इज्जत नहीं रही, लेकिन फिर भी वह सारा अपमान सहती रही, क्योंकि वह जीचेंग से प्यार करती थी और इंतजार कर रही थी कि वह उसके लिए हकीकत वाला प्यार और सम्मान लेकर उसके पास आएगा। वह बरसों से उसकी आंखों में प्यार देखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे बस उसकी आंखों में ठंडक ही दिखाई दी। अल्पविराम। एक रात वह बगीचे में तालाब के पास टहल रही थी और इंतजार कर रही थी कि महाराज उस पर नजर डालेंगे। तभी पीछे से कोई आया और उसे धक्का दे दिया। वह अंधेरे और गहरे तालाब में गिर गई। वह तैरना जानती है, लेकिन किसी कारणवश वह अपना शरीर नहीं हिला पाती, मानो कोई चीज़ उसे रोक रही हो। वह सांस नहीं ले पाती और सब कुछ धुंधला होने लगता है। अपनी जिंदगी का एल्बम देखते हुए उसे एक एक करके जिंदगी के सारे दृश्य नजर आने लगे। उसे बस अपनी नीरस और थकाऊ जिंदगी दिखाई दे रही थी, जो पीड़ा और पछतावे से भरी थी। शाही परिवार में विवाह करने का अफसोस और महल में हुए अपमान का प्रतिकार न कर पाने का अफसोस। वह सोच रही थी, उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब मिल रहा है। बस उसे उसका प्यार चाहिए था। अंततः वह उसकी एक झलक भी देखे बिना ही मर गई। वह मर रही थी, यह उसके पिछले जीवन की आखिरी बात है, लेकिन वह नहीं जानती कि उसे धक्का देने वाला कौन था। कौन उससे इतनी नफरत करता है कि वह उसे मरवाना चाहता है। जब उसे होश आया और उसे ये सब याद आया तो उसे घुटन महसूस हुई और खुद पर दया आई कि उसने एक आदमी से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपने आत्मसम्मान, अपने परिवार, सब कुछ को भूल गई और अंत में उसे एक क्रूर मौत मिली। वह ये भी नहीं जानती थी कि कौन उससे इतनी नफरत करता था कि उसे मार डाला। अध्याय 2। वह जाग गई। जब झाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और एक अपरिचित परिवेश को देखा तो वह चकित और भ्रमित हो गई। यह उसका परलोक होना चाहिए था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने एक कमरा देखा जो पूरी तरह से सफ़ेद रंग का और अजीब था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाने की कोशिश की तो देखा कि उसके बगल में एक लड़की सिर झुकाए बैठी है और रोते रोते सो गई है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में, जो किसी तार से बंधे थे, चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। जब वह उठने की कोशिश कर रही थी तो उसके हाथ में लगी सुई दब गई और वह दर्द से कराह उठी। यूमेल, जो पहले रो रही थी और सो गई थी, जब उसने कुछ हलचल महसूस की तो वह नींद से जाग गई और खुशी से रो पड़ी जब उसने देखा कि उसका जीमिंग, जो 3 महीने से कोमा में था, जाग गया है।
युवा मालकिन, आप अंततः जाग गईं, उसने रोते हुए कहा। उसने जीमिंग की ओर देखा और कहा, मिस, मुझे बहुत खुशी है कि आप जाग गईं। आपने हम सबको डरा दिया था। आप अपनी जान कैसे ले सकती हैं? जब आपको तैरना नहीं आता तो आप पूल में क्यों कूद गईं? उसने रोते हुए कहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। झाओमिंग, जो स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे अचंभित होकर देख रहा था। मैंने कब अपनी जान लेने की कोशिश की? और ये पूल नाम की चीज़ क्या होती है? क्या ये कोई कुआं या तालाब है? उसने यूमेई की बातें समझने की कोशिश की। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, लड़की डर के मारे चिल्लाई, खून! हे भगवान, मिस, आपके खून बह रहा है। इससे पहले जब झाओमिंग ने बैठने की कोशिश की तो उसके हाथ में लगी सुई खींच ली गई और उसके हाथों से खून टपकने लगा, जिससे सफ़ेद चादर पर भी दाग लग गया। यूमेई चादर पर खून देखकर भयभीत हो गई। उसने नर्सों को बुलाने के लिए जल्दी से घंटी दबाई। थोड़ी देर बाद जब नर्स आई तो जीमिंग को जगा हुआ देखकर हैरान रह गई। वह कोमा की मरीज थी और उनके लिए यह बहुत मुश्किल मामला था। उसने अपने पीछे खड़ी दूसरी नर्स से डॉक्टरों को बुलाने को कहा और खुद जीमिंग की जांच करने के लिए अंदर चली गई। वह फर्श और अपनी सफ़ेद चादरों पर खून देखकर हैरान रह गई और बस उन्हें देखती रही। नर्स ने जल्दी से खून को रोका और कैनुला को हटा दिया, क्योंकि इसे उसके हाथों में सूजन आ गई थी, क्योंकि उसने पहले भी उस पर बहुत दबाव डाला था। जब नर्स ने उसके हाथ से कैनुला निकाला तो झाओमिंग दर्द से कराह उठी। थोड़ी देर बाद दूसरी नर्स मुख्य डॉक्टर के साथ आए। वे सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह जाग गई है, क्योंकि उसकी पिछली रिपोर्ट बहुत खराब थी और वे उसके जल्दी जागने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। यह मामला उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि यह एक पूल में डूबने का मामला था और उसे कोई बाहरी चोट भी नहीं आई थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसका शरीर दी गई दवाओं का जवाब नहीं दे सका और उसकी हालत बिगड़ गई और वह कोमा में चली गई। कोई भी उसके कोमा में जाने का कारण नहीं खोज पाया। यह उनके लिए एक बहुत ही परेशान करने वाला मामला था। उन्हें कोई भी ऐसी अजीब बात नहीं मिली जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ सकती थी। इसके अलावा यह एक वीआईपी मामला था। वह जिन परिवार की युवा मालकिन थीं, वे अपने निदान में कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उसकी हालत का कारण नहीं खोज पा रहे थे। वे जल्दी से उसकी जांच करने लगे। डॉक्टर ने नर्स से उसका तापमान मापने को कहा और स्टेथोस्कोप से उसकी नाड़ी जांचने लगा। जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे तो वह सोच रही थी, ये लोग कौन हैं और यह कौन सी जगह है। जब उनकी जांच पूरी हो गई तो उन्होंने उससे पूछा, सुश्री जी, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है और क्या आप अपने पैर और हाथ थोड़ा हिला पा रही हैं? उसने उनके कहे अनुसार किया और बताया कि उसे हल्का सिर दर्द है। वे उसे सुश्री जी कहते थे क्योंकि जिनलिवेई उन्हें श्रीमती जिन कहने की अनुमति नहीं देती थी। उसे यह पसंद नहीं था कि लोग उसे उसके नाम से जोड़ें। इसके बाद डॉक्टरों ने नर्स को उसके कुछ परीक्षण करने को कहा। जब वे चर्चा कर रहे थे, झाओमिंग ने यूमेई से पूछा, जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, ये कौन सी जगह है? मैं कौन हूँ और तुम मुझे युवा मालकिन क्यों कह रही थी? इसके अलावा तुम कौन हो? उसने यूमेई पर अपने सवालों की बौछार कर दी। यूमेई उसके अचानक पूछे गए सवालों से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी युवा मालकिन ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। इस बिंदु पर जीमिंग की प्रतिक्रिया देखकर हर कोई दंग रह गया। यूमेई ने चिंतित होकर जीमिंग को देखा और पूछा, युवा मालकिन, क्या आपको कुछ याद नहीं है? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मिस, मुझे इस तरह मत डराए। डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा और जीमिंग से कई सवाल पूछने शुरू कर दिए, ये जानने के लिए कि उसे कुछ याद है या नहीं। जीमिंग ने डॉक्टरों की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और अगर मैं कुछ याद करने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरे सिर में तेज दर्द होता है। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ते हुए कहा। यह सुनकर यूमेई बोली, मिस, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। शायद उसके बाद आपको कुछ याद आ जाए। डॉक्टरों ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। मिस, आप जिन परिवार की युवा मालकिन हैं, जीमिंग, जिन कॉर्पोरेशन के सीईओ, बिजनेस टाइकून जिनलिवेई की पत्नी। उन्हें देश में सबसे सुंदर और सबसे युवा सीईओ के रूप में जाना जाता है। अंडरस्को। झाओमिंग हैरान था कि ये लड़की इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रही है। वो अपने बारे में जानना चाहती है, किसी और की खूबसूरती के बारे में नहीं। और मैं यूमेई हूँ, आपकी निजी नौकरानी। 3 महीने पहले तुम पूल में गिर गए थे और लगभग डूबकर मर ही गए थे, लेकिन शुक्र है कि यंग मास्टर ने तुम्हें बचा लिया और अस्पताल पहुंचा दिया। तुम 3 महीने तक कोमा में रहे। हम तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे, लेकिन शुक्र है कि तुम जाग गए, उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। जीमिंग उलझन में लड़की को घूर रही थी। ये कैसी स्थिति है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा जो पीले पड़ गए थे और उन पर लगी सुइयों के कारण कुछ सूज गए थे। वह जिस शरीर में थी वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके स्तन पहले की तुलना में अधिक बड़े हो गए थे और उसकी त्वचा पहले की तरह चिकनी और मुलायम नहीं थी। हालांकि लड़की का फिगर एकदम सही था, लेकिन झाओमिंग की त्वचा दूधिया सफ़ेद और मुलायम थी। उसके बाल लंबे और काले थे। इसके अलावा इस लड़की ने अजीब कपड़े पहने हुए थे। अब तक उसे एहसास हो गया था कि कुछ अजीब है। क्या मैं सचमुच किसी और के शरीर में हूँ? क्या मैं सचमुच मर गई हूँ? वह आश्चर्य से बोली और उसका मुंह सदमे से खुला रह गया। ये कैसी अविश्वसनीय स्थिति है। अध्याय 3, तलाक के कागजात। उससे पूछताछ के बाद डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि 3 महीने तक कोमा में रहने के कारण उसे भूलने की बीमारी हो गई है। इसके बाद डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए और नर्स को जीमिंग का सीटी स्कैन और एमआरआई कराने का आदेश दिया। वे इन परीक्षणों के जरिए अपने निदान की पुष्टि करना चाहते थे। झाओमिंग यूमेई से उसके जीवन के बारे में अधिक जानकारी पूछना चाहता था। उसी समय दरवाजा अचानक जोर की आवाज़ के साथ खुल गया। टकराना। उसने दरवाजे की ओर देखा और एक ग्रे चेक वाला औपचारिक सूट पहने एक लड़का उसकी नज़र में आया। उनका शरीर पूरी तरह से सुडौल और सुव्यवस्थित था। उनका चेहरा किसी कलाकृति की तरह था, जिसे उनके सुडौल और गोरे चेहरे तथा नुकीले जबड़े के साथ सावधानीपूर्वक उकेरा गया था। उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखें उसे ठंडेपन से घूर रही थीं। उसकी नज़रों ने उसकी रीढ़ में से हरन दौड़ा दी।
उसकी आंखें जी चेंग की तरह ठंडी थीं जब वह लंबे लंबे कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। कमरे में प्रवेश करने वाले लिवेई ने उसे अस्पताल के बिस्तर पर पीला और बीमार सा बैठा देखा। उसकी आंखें थोड़ी लड़खड़ा गईं क्योंकि उसने देखा कि उसकी अजीब निगाहें उस पर थीं। वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे पहली बार देख रही हो? क्या ये उसका नया ड्रामा है? वह उसकी निगाहों से परेशान हो गया और उसके पास गया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, तो आप आखिरकार जाग गई सुश्री। उसने उस पर व्यंग्य किया। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? पहले तो वह ये शब्द सुनकर दंग रह गया, लेकिन फिर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ। तो यह मुझे परेशान करने की तुम्हारी नई चाल थी। मैं तुम्हें बता दूं जीमिंग, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता जिसे अपने अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन क्या तुमने ये साबित करने के लिए कुछ किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने मरते हुए दादा की वजह से की थी, जैसे मैंने अपने दादा की इच्छा पूरी करने के लिए की थी। लेकिन कम से कम मैंने इस शादी को शांतिपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ अपनी इच्छा पूरी की। तुम्हें मेरे परिवार या किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। तुमने बस खरीदारी और पार्टी की। चलो स्पष्ट बात करते हैं। आप मुझसे इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको श्रीमती जिन का दर्जा पसंद था, है ना? लेकिन मुझे आपके साथ विवाह में बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बस इन तलाक के कागज़ों पर दस्तखत कर दो और हमारे रास्ते अलग हो जाओ। तलाक के बाद मैं तुम्हें गुजारा भत्ता दूंगा और एक घर भी। तुम अपनी पूरी जिंदगी शांति से बिता सकती हो और तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम तलाक ले भी लेते हैं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने तलाक के कागज़ उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा। वे कागज़ उसके चेहरे पर लगे और उसे दर्द हुआ, लेकिन वह शांत रही। वह उसकी बातें सुनकर नाराज हुई, लेकिन वह उसके सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। वह जी राजवंश की महारानी थी और वह एक साधारण आदमी था जो उसके कमरे में घुस आया और उस पर चिल्लाने लगा। लेकिन वह कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वह जीमिंग के शरीर में थी और उसे जीमिंग की कार्रवाई के परिणामों का सामना करना होगा। अगर उसे तलाक देना पड़ा तो दे देगी, क्योंकि वो मिंग नहीं थी जिसने बादशाह के प्यार के लिए कुछ भी किया था। मृत्यु जैसी स्थिति का अनुभव करने के बाद वह काफ़ी आगे बढ़ गई है। उसने अपने सामने रखे कागज़ों को देखा और ये देखकर भौचक्की रह गई कि वे किसी अजीब भाषा में लिखे थे। तलाक के कागजात अंग्रेजी में थे और इस वजह से वह उन्हें पढ़ नहीं सकी। तुमने पूल में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जबकि तुम्हें तैरना भी नहीं आता था। क्या तुम ऐसा करके मेरी सहानुभूति पाना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें तलाक न दूं? हाँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे माफ़ करना सुश्री मिंग, तुम गलत हो। तुम दादाजी को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। ये कहकर उसने तलाक के कागज़ों की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, इन पर दस्तखत कर दो। वह इंतजार कर रहा था कि वह रोएगी और कहेगी कि वह उसे तलाक नहीं देगी और शायद उसे दादाजी से शिकायत करने की धमकी भी देगी, लेकिन इस बार वह दृढ़ था। वह जानता था कि वह उससे नहीं, बल्कि मिसेस जिन की हैसियत से प्यार करती है। वह बस एक बेरहम, भौतिकवादी और जिद्दी और घमंडी औरत थी। उसने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा शक रहता था कि वह उसे धोखा दे रहा है। इतना ही नहीं, वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ती रहती थी। उसके लिए उसके साथ रहना कठिन हो गया, इसलिए उसने तलाक देने का फैसला कर लिया। और इस बार वह अपनी बात पर अड़ा रहा। आत्महत्या का मात्र असफल प्रयास उसे खतरे में नहीं डाल सकता। जीमिंग, जो उसे घूर रही थी, समझ गई कि वह उस लड़की का पति था जिसके शरीर में वह थी, लेकिन वह स्थिति को समझ नहीं सकी। लिवेई की बातों से ऐसा क्यों लगता है कि उनकी शादी टूटने में जीमिंग की ही गलती थी? और कौन किसी की सहानुभूति पाने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश करता है? उसे याद आया कि वह भी तालाब में डूबकर मर गई थी। पर कम से कम उसे तैरना तो आता था, पर वह तैरकर किनारों तक क्यों नहीं पहुंच पाए? जितना वह सोचती उतना ही अजीब लगता। वह अपने विचारों में खोई हुई थी जबकि लिवेई चुपचाप उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसने न तो कोई विरोध किया और न ही उस पर चिल्लाया, बल्कि चुपचाप कुछ सोचती रही। ये जीमिंग की तरह नहीं है। अध्याय 4, एक शर्त। अपने अतीत की सभी दर्दनाक यादों को याद करते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में पछतावे, प्यार और दर्द की अलग अलग भावनाएं भर गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो इतनी अच्छी तैराक थी तो फिर तैरकर पार क्यों नहीं कर पाए। उस वक्त तो मानो उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और वो एक इंच भी हिल नहीं पा रही थी। बस उसे खुद को ठंडे पानी में डूबते और अंधेरे की गहराई में डूबते हुए ही दिखाई दे रहा था। यह एक कृत्रिम तालाब था जिसे खास तौर पर जियाउली के आदेश पर बनाया गया था। उसे मछलियों को खाना खिलाना बहुत पसंद है और वह तालाब के चारों ओर घूमना चाहती थी। इसलिए उसने एक बड़ा और गहरा तालाब बनवाने का आदेश दिया और हमेशा की तरह महारानी डोवेगर ने उनकी इच्छाओं का पालन किया। झाओमिंग गहरी सोच में थी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या उसकी मौत का संबंध जियोली से है या नहीं। लिवेई ने जीमिंग की ओर देखा जिसके चेहरे पर कड़वाहट और परेशानी का भाव था। उसकी आंखों में उन भावनाओं को देखकर उसकी आंखें झपक गईं, लेकिन उसने अपने चेहरे पर लगे भावों को शांत किया और ठंडे भाव से उसकी ओर देखा। वह उसकी ओर देखते हुए असहज महसूस कर रहा था क्योंकि वह अपना सिर उसकी ओर घुमाकर उसे घूर रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा सीधा रखने की कोशिश की। वह उसके रोने या उस पर चीजें फेंककर अपना गुस्सा जाहिर करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके जवाब ने उसे चौंका दिया। उसने कहा, हम शादीशुदा हैं, है ना? हालांकि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन कम से कम आपके पास कुछ विवेक तो होना चाहिए, है ना? मैं अभी कोमा से उठी हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं। लेकिन आपने मुझसे जो पहली बात पूछी वह मेरी हालत के बारे में नहीं, बल्कि तलाक के बारे में है।
अगर तुम तलाक चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। लिवेई ने आंखें सिकुड़कर उसकी ओर देखा और स्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। उनके सहायक गुशाओ उनके पास आए और धीमी आवाज में उन्हें पूरी स्थिति समझाई। लिवेई के आदेश पर गुशाओ उसकी हालत के बारे में और जानने के लिए डॉक्टर के पास गए। लिवेई एक जरूरी मीटिंग में थे, तभी उन्हें अस्पताल से फोन आया कि ज़ीमिंग होश में आ गई है। वह तुरंत बैठक छोड़कर उससे मिलने अस्पताल चले गए। गुशाओ की बातें सुनने के बाद उसने ज़ीमिंग को हैरान भाव से देखा। उसे नहीं पता था कि ज़ीमिंग याद न होने का नाटक कर रही थी या वह सचमुच अपनी यादें भूल गई थी। उसने उसकी तरफ देखा और उसके शांत भावों से उसके मन की बात समझने की कोशिश की। उसने उससे शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि वह उससे प्यार करता था, लेकिन क्योंकि उनके दादाजी ने शर्त रखी थी कि वह सीईओ का पद तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वह उनसे विवाह कर लें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उसने सोचा था कि शादी के बाद वह उसे पसंद करने लगेगा, लेकिन उसके अत्यधिक अधिकारपूर्ण व्यवहार ने उनके बीच और अधिक दूरी पैदा कर दी और वे बहुत झगड़ने लगे। और वह उससे दूर रहने के लिए ऑफिस में ज़्यादा समय बिताने लगा, लेकिन वह उस पर शक करने लगी और कभी कभी दादाजी से शिकायत भी करती कि वह उसे धोखा देता है। इस वजह से वह उससे इतना दूर हो गया कि उसकी आत्महत्या की कोशिश भी उसे नाटक लगने लगी। ये सोचते ही उसके चेहरे पर ठंडक छा गई और वह बोला, हालत क्या है? अब आप कुछ समझदारी की बात कर रही हैं, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि आप जैसी महिला विवेक के बारे में कैसे बोल सकती है। हाँ, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगा। आखिर पैसा और रुतबा ही तो था जो तुम चाहती थी, प्यार और ज़मीर। ये कैसा मजाक है? उसने ठंडे स्वर में उस पर व्यंग्य किया। ज़ीमिंग ने अपनी गहरी भूरी आंखों से उसे घूरा। जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी याददाश्त वापस आने के बाद, उससे पहले नहीं। चूंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसी बातें स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो मैंने की ही नहीं, और यह मेरे लिए नुकसानदेह होगा। चलो 6 महीने का समय लेते हैं। अगर तब तक मेरी यादें वापस नहीं आई और आप तलाक चाहते हैं तो मैं आपको तलाक दे दूंगा, बदले में कुछ भी नहीं। क्या बात है? ये सब कहने के बाद उसे पहले से ही पछतावा होने लगा, क्योंकि वह ज़ीमिंग नहीं है और उसकी यादें भी वापस नहीं आ सकती हैं। यदि उसे बिना कुछ बदले में तलाक देना पड़ा तो वह इस दुनिया में कैसे जीवित रहेगी? लेकिन अब वह क्या कर सकती है? आखिरकार यदि वह पीछे हटती है तो यह महारानी के रूप में उसके गौरव को ठेस पहुंचाएगा, और अब उसके पास केवल उसका गौरव है। उसने अपनी भावनाओं को शांत किया और आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखा। उसकी प्रतिक्रिया और उसके सौदे को देखने के बाद उसने सोचा, क्या उसने अपनी याददाश्त या दिमाग खो दिया है? क्या वो नाटक कर रही है या सच में उसकी याददाश्त चली गई है? क्योंकि आखिरकार वो उसकी पत्नी थी, नाम के लिए ही सही, पर एक मर्द होने के नाते उसमें ज़मीर तो है। थोड़ी देर बाद उसने उसकी ओर देखा और उसके आत्मविश्वास और गर्व से भरे चेहरे को देखकर उसने खुशी से अपनी बाहें उठाईं और कहा, ठीक है, वे अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं और पढ़ाई का भी अधिकार रखती हैं। सब कुछ कितना तरक्की और अलग लगता है। वह सोच रही थी कि क्या वह इस दुनिया में मूल रूप से पैदा हुई है? यदि वह इस सदी में पैदा हुई होती तो क्या उसका जीवन अलग होता? अध्याय 6, गुलाबी होंठ। जब ज़ीमिंग यूमेई के साथ जिन विला पहुंची तो वह अपने सामने विशाल विला की प्रशंसा करने लगी। वह यूमेई की मदद से कार से बाहर निकली और जमीन पर स्थिर हुई। वह टिन के डिब्बे से बहुत प्रभावित हुई, जिससे उन्हें बहुत जल्दी जिन विला तक पहुंचाया जा सका और वह बारिश में भीग भी नहीं पाए। अब बारिश रुक गई थी, लेकिन गीली और नमीयुक्त मिट्टी की गंध हवा में थी और वह गीली और नमीयुक्त मिट्टी की ताज़ा खुशबू को सूंघने के लिए जोर जोर से सांस ले रही थी। ज़ीमिंग ने यूमेई के साथ विला में प्रवेश किया और अपनी आंखें चौड़ी करके सब कुछ देख रही थी। यद्यपि यह स्थान शाही महल जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इस स्थान की अपनी शैली और आकर्षण था। पूरा स्थान ऐसी चीज़ों से भरा हुआ था जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। कार नामक टिन के डिब्बे की तरह वह बड़े लिविंग रूम में रखी चीज़ों को देखती रहती है। यूमेई ने उसे सब कुछ दिखाया और धीरे धीरे उसे समझाया। उसने टीवी नाम की एक चीज़ देखी जिस पर वो लोगों को इधर उधर घूमते हुए देख सकती है और वो बाहर भी नहीं आ सकते। सिर्फ हम ही उन्हें देख सकते हैं, वो नहीं। ये कमाल का था। फिर उसने रसोई में फ्रिज नाम की एक चीज़ भी देखी जो खाने को ताज़ा रखती है। वहाँ एसबड़ी नाम की एक चीज़ भी थी जो ठंडी हवा देती थी और गर्मियों में ठंडक पहुँचाती थी। यहाँ सब कुछ उसके लिए बहुत नया और आश्चर्यजनक था। उसने सब कुछ देखा और यूमेई ने उसे समझाया। घर के सभी नौकर इकट्ठे हो गए और ज़ीमिंग का अजीब व्यवहार देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वह एक जिज्ञासु शिशु की तरह व्यवहार कर रही थी जो सब कुछ जानना चाहती है। घर की सभी चीज़ों की प्रशंसा करने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चली गई, क्योंकि जिन लीवेई कार्यालय में थे और भले ही वह घर पर थे, वैसे भी उनसे बात करने के लिए कुछ नहीं था। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची वह बिस्तर पर गिर पड़ी और पता नहीं कब उसे नींद आ गई, क्योंकि वह थक चुकी थी, क्योंकि उसने इस दुनिया की चीज़ों को याद रखने के लिए अपने दिमाग का बहुत अधिक उपयोग किया था। शाम को जिन लिवेई घर आया और मुख्य बटलर उसका स्वागत करने गया। उसने अपना कोट उससे लिया और उसे अपनी जगह पर रख दिया। लिवेई ने बटलर से पूछा, जिसने काले रंग का औपचारिक सूट पहना हुआ था और उसके कॉलर पर धनुष था, वह आए? बटलर ने उत्तर दिया, जी मास्टर, मालकिन दोपहर को आई थी और अब वह अपने कमरे में सो रही थीं। लिवेई ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अभी भी सो रहे हो? बटलर ने झिझकते हुए जवाब दिया, हाँ मास्टर। लिवेई ऊपर गया, ये देखने के लिए कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके दादाजी परेशान हो, और कुछ नहीं। जब वह पहली मंजिल पर उसके कमरे के सामने पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वह बिस्तर पर सो रही है, जमीन पर कंबल बिछा हुआ है और उसने अपने शरीर को गेंद की तरह मोड़ रखा है। वह एक डरी हुई और असुरक्षित बच्ची की तरह सो रही थी। उसे इस तरह देखकर उसके चेहरे पर नरमी आ गई।
वह उसके शरीर को कंबल से ढकने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह बुदबुदाने लगी और चुपचाप रोने लगी, हालांकि वह समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही है। उसका रोता हुआ चेहरा देखकर उसकी भौहें तन गईं। उसे लगा कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसने उसकी आंखों से बहते आंसू देखे तो उसे उसकी इस हालत देखकर अजीब लगा। वह उसके माथे की रेखाओं को चिकना करने के लिए उसके पास गया, और जब उसने उसके माथे को छुआ तो उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा चिकनी है, और यह पहली बार था जब वह उसे इतने करीब से देख रहा था। सोते समय उसकी बड़ी बड़ी आंखें बंद थीं और उसकी बड़ी बड़ी काली पलकें उसके छोटे से गोरे चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थीं। उसका चेहरा इतना छोटा था कि उसका पूरा चेहरा उसके हाथों में आ सकता था। उसने उसके हल्के गुलाबी चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, वह सोते समय अधिक सुंदर और सहनीय लगती है। अनजाने में उसकी उंगलियां उसके माथे से उसकी नाक तक फिसल गईं और उसके गुलाबी रसीले होठों पर जा लगीं। उसकी उंगलियां उसके होठों को हल्के से सहला रही थीं, तभी लिवेई को अपने अंदर अचानक सनसनी महसूस हुई। उसके होंठ बहुत मुलायम थे और छूने पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। अगर मैं इन होठों को चूम लूं तो इन होठों का स्वाद कैसा होगा? यह विचार उसके मन में आया जब वह उसके होठों को एकटक देख रहा था। जब वह उसके होठों को सहलाते हुए सोच रहा था तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके हाथ पकड़ लिए। वह अचंभित रह गया और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए बोला, तुम अभी तक क्यों सो रही हो? शाम हो गई है और तुम अभी भी सो रही हो। सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम कोई राजकुमारी हो जो सबको इंतजार करवा रही हो? कितनी आलसी हो। वह स्तब्ध थी, और चूंकि वह अभी अभी जागी थी, वह उसके शब्दों और कार्यों को समझ नहीं पा रही थी, और तकनीकी रूप से कहा जाए तो वह राजकुमारी नहीं बल्कि महारानी थी, हालांकि अवांछित थी, लेकिन फिर भी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। नीचे जाते हुए उसने खुद से कहा, उसका पागलपन मुझे प्रभावित कर रहा है। मुझे भ्रम होने लगा है। मैं पागल हो गया हूं जो ये सोच रहा हूं कि वह सुंदर है और उसके होंठ चूमने लायक हैं। पर उन गुलाबी होंठों ने क्या बिगाड़ा है? वो पागल है पर उसके होंठ मासूम हैं। और इस बिंदु पर उसने अचानक अपना संयम वापस पा लिया और अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, मुझे मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, उसका पागलपन मुझे प्रभावित कर रहा है। निश्चित रूप से। अल्पविराम। कमरे में जीमिंग ने दरवाजे को घूरा जो अभी अभी जोर से बंद हुआ था। उसे याद आया कि सोते हुए उसे ऐसा लगा था जैसे कोई उसके चेहरे और होठों को सहला रहा हो। उसे गुदगुदी महसूस हुई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह उसे अचंभित होकर देख रहा है और उसकी उंगली उसके होठों पर थी। ये सोचते सोचते उसे अपने गालों में जलन महसूस हुई। उसने अपने गालों की गर्मी कम करने के लिए उन्हें छुआ। फिर उसने अपने मन से सभी अशुद्ध विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। मुझे अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मैं झाओ मिंग हूँ, जीमिंग नहीं। मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं महारानी हूँ, उसने खुद से कहा। और तो और, वह मेरे साथ इस घर में रहना भी नहीं चाहता। वह मेरे होठों को क्यों छुएगा? यह जरूर कोई गलतफहमी होगी। वह बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के लिए शौचालय में चली गई। अध्याय 7 जिम्मेदारी। लीवेई खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रहा था, जहां ढेर सारा खाना रखा था। वह अपने टैबलेट पर कुछ दस्तावेज पढ़ रहा था। उसी समय उसे सीढ़ियों से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक महिला सादे सफेद कपड़े पहने, खुले बाल रखे, शान से नीचे आ रही थी। उसका हर कदम, हर हरकत शान और अनुशासन का प्रतीक थी। नीचे आते हुए उसने अपना हाथ साइड रेलिंग पर रखा। वह अभी भी इस युग की छोटी और त्वचा को उजागर करने वाली पोशाकों की आदत डालने की कोशिश कर रही थी। अपने समय में वह एक ऐसी पोशाक पहनती थी जो एक बड़े वस्त्र से ढकी होती थी, जिससे उनका पूरा शरीर ढका रहता था और त्वचा दिखाई नहीं देती थी। लेकिन उसकी अलमारी में सबसे सभ्य पोशाक केवल ये सफ़ेद रंग की पोशाक थी, जो घुटनों तक लंबी थी, और यह झीमिंग की अन्य पोशाकों की तरह चमकदार नहीं थी। वह शान से सीढ़ियों से नीचे उतरी और हल्के कदमों से खाने की मेज की ओर चली गई। वह बैठ गई और मेज पर रखे खाने को देखने लगी, तभी उसके मुंह में पानी आ गया। इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर उसे भूख लगाए। अस्पताल में उसने जो खाना खाया वह बेस्वाद और बेस्वाद था, लेकिन ये व्यंजन लाजवाब लग रहे थे। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और एक पकौड़ा अपनी प्लेट में रखा, उसे बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने मुंह में रखा और उसका स्वाद लेते हुए उसे चबाने लगी। लिवेई उसे घूर रहा था। जैसे ही उसने चुपचाप और शान से खाना खाना शुरू किया, उसके हाथों ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। ये देखने के बाद वह अपने आपे में आया और बीच में उसे घूरते हुए खाना शुरू कर दिया। खाना खाते समय वह एक पेंटिंग की तरह लग रही थी, जब वह बिना कोई आवाज़ किए अपने चॉपस्टिक को बड़ी खूबसूरती से हिलाते हुए अपना खाना चबा रही थी। ये पहली बार था जब उसने उसे इतनी शालीनता से व्यवहार करते देखा था, और वह खाते समय किसी राजा जैसी लग रही थी। रात्रि भोज शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कोई कुछ नहीं बोला, और जब वह ऊपर जाने को तैयार हुई तो उसने कहा, रुको। उसने उसकी ओर देखा और कहा, क्या? उन्होंने कहा, क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है? उसने जवाब दिया, क्या मैं ऐसा लग रहा हूं जैसे मैं अभिनय कर रहा हूं? उसके प्रतिप्रश्न से वह स्तब्ध रह गया। हालांकि उसने उससे बात की, लेकिन उसकी आवाज़ तेज या परेशान करने वाली नहीं थी, बल्कि वह इतनी दूरी से बात कर रही थी कि उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अपनी गहरी काली आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि हमने 6 महीने तक तलाक न देने का फैसला किया है, इसलिए उस समय तक आप श्रीमती जिन लिवेई रहेंगी और आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि तुम किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं रख सकती और तुम्हें मेरे परिवार का सम्मान करना होगा और इस घर को संभालना होगा। हालांकि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का था, लेकिन मिसेस जिन होने के नाते तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, और बदले में मैं तुम्हें पैसा और रुतबा दूंगी, समझी? उसकी बातें सुनकर वह चिढ़कर बोली, सब कुछ एक जैसा है, बिना प्यार के शादी, लेकिन मुझे सारे नियम मानने हैं और जिंदगी भर पतिव्रता रहना है। पति किसी भी औरत के साथ घूम सकता है, जितनी चाहे उतनी पत्नियां ला सकता है। अब वह ऐसे नहीं रहेगी। उसने कहा, ठीक है,
लेकिन आप किसी भी महिला के साथ संबंध में नहीं रह सकते और यदि आप कोई जीवनसाथी लाते हैं तो मैं उसका जीवन नरक बना दूंगी, क्योंकि मैं इस विवाह में अकेली नहीं हूं जिसे वफादार होना है, हालांकि यह विवाह केवल नाम का है। उसका जवाब सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और सोचा, पत्नी किस जमाने में जी रही है, या फिर इतने पीरियड ड्रामा देख लिए हैं कि ऐसी बातें कर रही है। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को शांत किया और कहा, ठीक है। वह बोली, अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। और यह कहकर वह उसके और बोलने का इंतजार किए बिना ऊपर चली गई। उसकी इस हरकत से उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी या ये उसकी याददाश्त चले जाने का साइड इफेक्ट है? अगर ये साइड इफेक्ट है तो काश उसे अपनी यादें फिर कभी याद ही ना आए, क्योंकि इस नई ज़ीमिंग के साथ जिंदगी बिताना बुरा नहीं लगता। उसने सोचा। जब वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गई तो उसने उसकी तरफ देखा। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे प्रति अपने प्यार को भी याद नहीं रखेगी? सांस, उसका पागलपन मुझे भी परेशान कर रहा है। मुझे अस्पताल जाना चाहिए, उसने कहा और वह भी खाने की मेज से उठकर पहली मंजिल पर अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। अध्याय 8, आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन ज़ीमिंग सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि वह महल के नियमों से परिचित थी। उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और समय देखने के लिए बिस्तर के पास लगी अलार्म घड़ी पर नजर डाली। तब सुबह के केवल 4 बजे थे। वह 1 घंटे तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लेकिन फिर सो नहीं सकी। बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलने के बाद वह अंततः बिस्तर से उठी और फ्रेश होने के लिए शौचालय में चली गई। चेहरा धोने और दांत ब्रश करने के बाद उसने आईने में देखा। उसके बाल काले और लंबे थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। उसकी त्वचा गोरी और मुलायम थी, लेकिन पहले जितनी मुलायम नहीं थी। खुद को आईने में देखने के बाद वह बाहर चली गई। जैसे ही उसने नीचे जाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसके कमरे के सामने का दरवाजा खुल गया। दरवाजा अचानक खुल जाने से वह थोड़ा चौंक गई। काली टी शर्ट और स्पोर्ट्स ट्राउजर पहने ली वही कमरे से बाहर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वो उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा क्योंकि अभी सुबह के केवल 5:30 बजे थे और वह जाग रही थी। आमतौर पर वह दोपहर तक सोती रहती थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह इतनी सुबह जाग गई थी। उसने उसके गोरे चेहरे को देखा जो सुबह सुबह चमक रहा था। उसने अभी तक नहाया नहीं था, लेकिन वह तरोताज़ा और सुंदर लग रही थी। उसने अपना सिर हिलाते हुए उससे पूछा, तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? उसने अपनी भौहें उठाईं और बेपरवाही से जवाब दिया, मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए मैंने बगीचे में टहलने का फैसला किया। उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक इधर उधर मत घूमो। तुम हाल ही में कोमा से उठी हो और तुम्हें ज्यादा थकना नहीं चाहिए, वरना हमें तुम्हें फिर से अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ज़ीमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने रास्ते जाओ। उसने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और दूसरी मंजिल पर स्थित जिम में चला गया। अपने काम में व्यस्त होने के बावजूद भी वह कसरत के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं। योजक चिन्ह। जब ज़ीमिंग नीचे आए तो लिविंग रूम में कोई नहीं था क्योंकि अभी भी सुबह थी। लेकिन जब यूमेई बगल से दौड़ती हुई उसकी तरफ आई तो वह चौंक गई। मिस, आप इतनी जल्दी उठ गईं? ठीक तो है ना? तबीयत ठीक नहीं लग रही या कुछ चाहिए? भूख लगी है? यूमेई ने सुबह सुबह ज़ीमिंग को इस समय जागते देखकर चौंक कर पूछा। जो चेहरा दोपहर से पहले नहीं दिखता, उसे सुबह सुबह देखने का दुर्लभ अवसर मिला। अंडरस्को। यूमेई की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर ज़ीमिंग हैरान रह गई। क्या यह इतना चौंकाने वाला है कि वह जल्दी उठ गई? उफ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस बगीचे में ताज़ी हवा लेना चाहती थी। तुम पानी लेने आए हो? तुम जा सकती हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीमिंग ने उसके हाथ में पानी का जग देखकर कहा। नहीं मिस, आप अकेले बाहर नहीं जा सकती, आप अभी भी ठीक नहीं हैं। उसने जोर देकर कहा। कोई बात नहीं, चलो, मैं संभाल लूंगा। ज़ीमिंग ने उसे आश्वस्त किया और प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। योजक चिन्ह। बगीचे में ज़ीमिंग जिन परिवार के रखरखाव से बहुत प्रभावित हुए। वहाँ तरह तरह के फूल थे, पेड़ों की अच्छी तरह से छटाई की गई थी और पौधों की भी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। उसने गहरी सांस ली क्योंकि उसे बाहर गए हुए बहुत समय हो गया था। अस्पताल की कीटाणुनाशक गंध से उसे उबकाई आ रही थी। सुबह की हवा का एहसास पाकर उसने अपनी बाहें हल्के से रगड़ीं। चलते चलते उसे समय का पता ही नहीं चला। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि आखिर वह इस जगह कैसे पहुंच गई। वह नीचे देख रही थी, गहरे विचारों में डूबी हुई कि कैसे और क्यों वह कोई और नहीं बल्कि ज़ीमिंग बन गई। अपने विचारों में खोई हुई उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि दूर से 2 आंखें उसे घूर रही थीं, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थीं। अल्पविराम। लीवेई, जो अपना वर्कआउट कर चुका था, उसे देखने बगीचे में आया तो उसे पता चला कि वह अभी भी बगीचे में है। उसे हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली है और यह उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस लड़की को हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली है और आराम करने की बजाय बगीचे में घूम रही थी। क्या ये फिर से बीमार पड़ने वाली है? कोमा से उठे हुए इसे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। बिना किसी की मदद के इधर उधर घूमने की बजाय इसे अपने बिस्तर पर आराम करना चाहिए। ये देखकर कि वो खुद के प्रति कितनी लापरवाह हो रही है, उसने अपने होंठ हल्के से सिकोड़ लिए। जब वह बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि ज़ीमिंग बगीचे में टहल रहा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ था। उसकी नज़रें उस पर टिक गईं जब उसने उसे बगीचे में सिर झुकाए टहलते देखा। उसके काले बाल उसके आधे चेहरे को ढंके हुए थे। उसके हाथ बड़े ही शान से पेट पर रखे थे और वह हर कदम सावधानी से उठा रही थी। उसके कदम जल्दी में नहीं थे, बल्कि धीमे और सुंदर थे। सफ़ेद पोशाक पहने हुए बगीचे में टहलते हुए वह दूर से सुंदर और रहस्यमयी लग रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसने वही सफ़ेद ड्रेस पहनी है जो उसने कल पहनी थी, तो उसकी भौहें तन गईं। क्या उसके पास और कोई कपड़े नहीं हैं? उसने अब तक कपड़े क्यों नहीं बदले?
योजक चिन्ह। सफ़ेद पोशाक लगभग उसके घुटनों तक की थी। झाओमिंग जीमिंग के दूसरे कपड़े नहीं पहनना चाहती क्योंकि वे उसकी पसंद के हिसाब से बहुत छोटे और रंगीन थे। उसे उन त्वचा को उजागर करने वाले कपड़ों में अजीब सा महसूस हो रहा था। इसलिए उसने अपनी अलमारी में एक सफ़ेद सादी पोशाक ढूंढ निकाली जो उसकी अलमारी में छिपी हुई थी। वह रात में ये ड्रेस बदलना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपनी नाइट ड्रेस देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जीमिंग का नाइट पजामा शॉर्ट्स के साथ लेस साटन पजामा था। ये बेहद छोटा था, जिससे उसे पहनने में असुविधा हो रही थी। इसलिए वह इसी सफ़ेद पोशाक में सोई। लिवी उसके पास गया और वह सिर झुकाए टहल रही थी। वह उसके पीछे पहुंचकर रुक गया। जब वह वहां खड़ा था तो उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन अचानक वह घूम गई और उसकी चौड़ी मांसल छाती से टकरा गई। वह अपना संतुलन खो बैठी और लगभग गिरने ही वाली थी कि उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सहजता से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पकड़ लिया और उसे गिरने से बचाने के लिए अपने पास खींच लिया। जब वह अचानक उसके द्वारा खींची गई तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके लिए सब कुछ बहुत अचानक था। वह अभी भी स्तब्ध थी जब उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। लिवेई भी उनकी अचानक नज़दीकी से हैरान था। जब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो थोड़ा लाल था, आंखें बड़ी हो गई थीं और मुंह आश्चर्य से थोड़ा खुला हुआ था। उसने उसके गुलाबी नम होठों को देखा और गला साफ किया। उसे एहसास हुआ कि ये होंठ उसे कितना लुभा रहे थे। उसने अचानक उसे छोड़ दिया, जिससे वह लड़खड़ा गई और फिर जमीन पर पैर रख सकी। जीमिंग ने उसे घूरा। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे कैसे जाने दिया। कम से कम वह उसे विनम्रता से तो छोड़ सकता था, उसे इस तरह धक्का देने की ज़रूरत नहीं थी। लिवेई ने अपना सिर उससे दूर कर लिया और अपना सिर उससे दूर कर लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने ठंडे और खाली भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम देख नहीं सकते? मैं चल रही हूँ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसने उसके होठों को भींचते हुए चिढ़कर कहा, मेरा मतलब है कि तुम अभी तक क्यों घूम रही हो? क्या तुम अस्पताल में रहना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अस्पताल में स्थायी रूप से एक कमरा बुक कर दूँ? उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जीमिंग ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। आखिर इस आदमी को क्या दिक्कत है? ये मुझे हर वक्त परेशान क्यों करता है और फिर मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मैं उससे चिपकी हुई हूँ? वो सोच रही थी। उसने अपनी हथेलियों को मुट्ठी में भींच लिया और उसकी आंखों में देखा। मिस्टर लिवेई, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले कभी मेरी परवाह नहीं की, अब आप मुझ में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो बस ताज़ी हवा लेने बाहर आई थी और अंदर जाने ही वाली थी, उसने उदासीनता से कहा और उसके पास से गुजर गई, जिससे वह अपने बदले हुए रवैये से उलझन में पड़ गया। हालांकि जब वह जा रही थी तो उसने उसे यह कहते सुना, तुमने अभी भी कल वाली वही पोशाक क्यों पहनी हुई है? क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं? या तुम चाहती हो कि लोग सोचें कि जिन लिवेई अपनी पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता और उसे हर दिन एक जैसे कपड़े पहनाता है? उसने नाक भान से कुड़ी। वह उसके रवैये पर भी हैरान था। उनका रिश्ता ऐसा नहीं था कि उसे इस बात की परवाह हो कि वह क्या पहनती है। हालांकि उसका बदला हुआ रवैया उसे उसके बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता रहता है। वह विश्वास में हंसी उड़ाते हुए पलटी, तुम्हें क्या समस्या है? अगर मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ तो तुम्हें समस्या है। अगर मैं कपड़े दोहराती हूँ तो तुम्हें समस्या है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे तुम्हें कोई समस्या नहीं है? वह चिढ़कर बोली। उसने गहरी सांस ली और शांति से कहा, मैं क्या पहनती हूँ इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि हम इस घर में शांति से रहें तो ऐसा दिखावा करो जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। उसने उसे बनावटी मुस्कान दी। वह उसे अपने गुस्से पर काबू रखते और मुस्कुराते हुए देखकर हक्का बक्का रह गया। हालांकि वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बदली हुई चमक थी और उसकी विनम्र व्यंग्यात्मक टिप्पणियां उसकी सामान्य अशिष्ट और असभ्य टिप्पणियों से बिल्कुल अलग थीं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, वह बोली, और आपकी जानकारी के लिए, मैं भी यह ड्रेस हर समय नहीं पहनना चाहती, लेकिन अलमारी में यही एक ड्रेस थी जो मुझे मिली, इसलिए मैंने इसे पहना। अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया, उसने दबंग लहजे में कहा। उसने उसके चेहरे पर नजर डाली जो सूरज की तेज किरणों में चमक रहा था और उसकी त्वचा और भी चमकदार हो गई थी। आपके पुराने कपड़ों का क्या हुआ? मुझे याद आया कि आपकी अलमारी में दर्जनों कपड़े हैं, उसने उससे पूछा। मैं अब इन्हें नहीं पहनना चाहती, ये बहुत ज़्यादा खुले हुए थे, मैं इनमें सहज महसूस नहीं करती, उसने नज़रें नीची करके कहा। अगर उसने पूछा कि क्यों, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कहेगी। लिवेई ने उसकी ओर देखा और उसकी झिझकती आंखों को देखा क्योंकि उसने आगे कुछ नहीं पूछा और उससे कहा, अपने कमरे में जाओ और तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है, उसने कहा और उसके आगे कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना बाहर चला गया। जीमिंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा और फिर उसके पीछे अंदर चली गई। अध्याय 9 खरीदारी। जब वह लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था तो वह हल्के नीले रंग का ब्लाउज, काले रंग की स्किनी जीन्स और न्यूड रंग की हील्स पहने नीचे आए। वह जीमिंग की अलमारी में बड़ी मुश्किल से कपड़ों की यह जोड़ी ढूंढती है। यह एक साधारण लुक है, लेकिन काले लहराते बालों और चमकती त्वचा के साथ वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। बिना कुछ किए ही उसकी तुलना उच्च श्रेणी की मॉडलों से कर दी गई। हालांकि उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं मानी जाती थी, लेकिन वे औसत ही थीं। लेकिन उनकी लंबाई के हिसाब से उनका अनुपात बिल्कुल सही था और जब वे मुस्कुराती थीं तो उनके चेहरे पर गड्ढे पड़ जाते थे, जिससे वे बेहद खूबसूरत लगती थीं। जब लिवेई ने उसे ऊंची एड़ी के जूते पहनकर नीचे आते देखा तो वह उसके रूप पर मोहित हो गया। कोई बात नहीं, वह जीमिंग के प्राकृतिक रूप के आदी नहीं हो सकते। पहले वह हर समय मेकअप पहनती थी, यहाँ तक कि घर पर भी, लेकिन अब जब वह कोई मेकअप नहीं पहन रही थी तो वह मासूम और अधिक कोमल दिख रही थी। जब वह नीचे आ रही थी तो उसकी नज़रें उस पर से हटी ही नहीं, जबकि जीमिंग को ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चलने में कठिनाई हो रही थी। उसे ये जूते अजीब लगे। वह कुछ कैजुअल और फ्लैट जूते चाहती थी। वह उन ऊंचे जूतों में कैसे चल सकती है?
लेकिन उसे अपनी अलमारी में कोई फ्लैट सैंडल नहीं मिला। जीमिंग के स्टाइल से परेशान होकर उसे वो हील्स पहननी पड़ी। क्या वह सामान्य जीवन नहीं जी सकती? क्या उसे हर जगह यही हील्स पहननी होंगी? नीचे जाने से पहले उसने कई बार इन हील्स में चलने की कोशिश की ताकि वह उसे बेवकूफ़ ना बना दे, लेकिन वह भूल गई कि उसे सीढ़ियाँ उतरना है। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो उसने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था और सावधानी से नीचे उतर रही थी, जबकि वह उस पर बेढंगी चाल से चल रही थी। लिवेई ने अपनी भौहें उठाईं जब उसने उसे ऊंची एड़ी के जूते में इस तरह चलते देखा। क्या वो रोज़ हील्स नहीं पहनती? फिर वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है जैसे पहली बार पहन रही हो? क्या भूलने की बीमारी से व्यक्ति चलना भी भूल जाता है? वह उसके व्यवहार को लेकर उलझन में था। जब वह अंततः नीचे आए तो उसने राहत की सांस ली। वह उस ओर चली गई जहां लिवेई सोफे पर बैठा था। जब उसने उसकी ओर देखा तो वह उसे गौर से देख रहा था। उसने उसे पुकारा, लिवेई। उसकी आवाज़ सुनकर वह अपनी हैरानी से बाहर आया और उसकी ओर देखा। क्या? उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वह कब उसके पास आ गई। वह बस उन प्यारे चेहरों को देख रहा था जो वह सीढ़ियों से अनाड़ीपन से उतरते समय बना रही थी। उसकी उत्सुक निगाहें देखकर उसे अजीब सा लगा। वह नहीं चाहता था कि वह घमंडी हो जाए या अपनी खूबसूरती का बखान करे, इसलिए उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या कर रही हो? क्या तुम जल्दी नहीं आ सकती? क्या तुम सोचती हो कि तुम राजकुमारी हो या कुछ और? हमेशा लोगों को तुम्हारा इंतजार करवाती हो। क्या तुम जानती हो कि मेरा हर मिनट कितना कीमती है? मेरे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। उसने भावशून्य चेहरे से कहा। उसने मुंह खोले उसकी ओर देखा। उसने ये शब्द क्यों सुने? क्या उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था? नहीं, वही तो चाहता था कि वह उसके साथ जाए, लेकिन वह ये क्यों कह रहा था कि वह उसे अपना समय दे रहा है? वह उसके बेतुके शब्दों से घबरा गई। उसने आह भरी और उसके कठोर शब्दों को अनसुना कर दिया। उससे बहस करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद लिवेई जल्दी से चला गया और उसने उसकी ओर पीट करके कहा, चलो चलें। जीमिंग ने उसे तेजी से चलते देखा। उसने आह भरी और ऊंची एड़ी के जूते और टाइट जीन्स पहने बेढंगे ढंग से चलते हुए उसके पीछे चल पड़ी। ये कपड़े आरामदायक थे और उसकी पूरी खुली त्वचा को ढक रहे थे, लेकिन इससे वह पुरुषों जैसी लग रही थी। शायद यहाँ की लड़कियों को पुरुषों जैसे कपड़े पहनना पसंद है, वह सोच रही थी जब वह उस बड़े टिन के बक्से में बैठी थी जिसे इस दुनिया में कार कहा जाता था। वह अब भी कार नाम की इस चीज़ से हैरान थी। ये घोड़ों से भी तेज़ है और गाड़ियाँ तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ गर्मियों में ठंडी हवा भी मिलती है। यहाँ सब कुछ बहुत आरामदायक और अद्भुत है। वह खिड़की के पास बैठी बड़ी बड़ी इमारतों और कारों को घूरती रही। जब भी उसे कुछ अलग और नया दिखाई देता तो वह हैरानी से कहती, ओह। लिवेई बार बार उसकी हैरानी भरी निगाहों को देखने के लिए मुड़ता है और सोचता है, वह क्या कर रही है? वह हल्के से बुदबुदाता है, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे परवाह नहीं थी कि वह क्या करती है। अल्पविराम। थोड़ी देर बाद वे मॉल पहुंच जाते हैं। लिवेई के पीछे जीमिंग कार से उतरी। उसने सामने खड़ी बड़ी इमारत को देखा। वह इतना बड़ा था कि उसे पूरा देखने के लिए ऊपर देखना पड़ा। आश्चर्य से उसका मुंह होह में बदल गया। जब लिवेई ने उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि वह उसी स्थान पर खड़ी होकर मॉल को गौर से देख रही थी। उसके होंठ उभरे हुए थे। इस लुक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। जीमिंग ने उसकी तरफ देखा और भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन आखिरकार वह उसके पीछे अंदर चली गई। वह इतनी बड़ी इमारत जिसमें लिफ्ट और विभिन्न प्रकार की दुकानें जैसी अजीब चीजें थीं को देखकर हैरान रह गई। उसने अस्पताल में लिफ्ट देखी थी, लेकिन फिर भी वह उस पर चढ़ने से डरती थी। जब वे दोनों दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े तो वह चुपचाप उसके पीछे चली गई। जब वह लिफ्ट में दाखिल हुई तो वह खाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर जा पाती एक और व्यक्ति लिफ्ट में घुस गया। लिवेई पीछे अपने फ़ोन पर व्यस्त था और जीमिंग उसके सामने थी, जो अपने आसपास के माहौल को दिलचस्प अंदाज में देख रही थी। ये लिफ्ट अस्पताल की लिफ्ट से भी अधिक उत्कृष्ट थी। जब लिफ्ट हिली तो उसकी वजह से वह लगभग गिर ही गई। जब लिफ्ट ऐसे हिलती है तो वह आसानी से डर जाती है। उसे हमेशा लगता है कि यह चीज़ किसी भी पल गिर जाएगी। वह अचानक लड़खड़ा गई और घबराहट में अपने बगल में बैठे आदमी को पकड़ लिया। उसके बगल में बैठा आदमी हैरान रह गया जब उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर वह मुस्कुराया और धीरे से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम ठीक हो? उसने उससे धीमी आवाज़ में पूछा। लिवेई ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर उठाया और जब उसने उस आदमी को उसका हाथ पकड़े हुए देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसके चेहरे पर तब अजीब भाव आ गया जब उसने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। जीमिंग उस आदमी को जवाब नहीं दे सकी और उसे पीछे खींच लिया गया, जिससे वह लड़खड़ा गई और उसकी पीठ उसकी मांसल छाती से टकरा गई। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और उसके उदास चेहरे देखे। उसने मासूमियत से उसकी तरफ आंख मारी। क्या तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते? उसने ठंडी आवाज़ में कहा। जीमिंग को लगा कि यह गलत है क्योंकि उसके गिरने में कोई गलती नहीं थी। ऐसा ऊंची एड़ी के जूतों और लिफ्ट नामक चलती हुई चीज़ की वजह से हुआ था। लिवेई ने फिर अपनी ठंडी निगाह उस आदमी पर घुमाई जो उसे अजीब तरह से घूर रहा था। मेरी पत्नी की मदद करने के लिए धन्यवाद। आपको परेशान करने के लिए मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, उसने स्पष्ट संकेत देते हुए कहा। उसे धन्यवाद देने के बजाय वह उसे बता रहा था कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि जब उसने जीमिंग को देखा तो वह उस आदमी की आंखों में चमक देख सकता था। वह व्यक्ति तब आश्चर्यचकित रह गया जब उसे पता चला कि लिवेई उसका पति है। जब उसकी मंजिल आ गई तो उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से उतर गया। जीमिंग ने पूरी स्थिति को मनोरंजक ढंग से देखा। उसने मुझे पत्नी कहा, लेकिन क्या वह मेरे साथ पत्नी जैसा व्यवहार भी करता है? जब लिफ्ट उनकी मंजिल पर पहुंची तो वह लिवेई के पीछे पीछे एक बड़ी खूबसूरत दुकान में चली गई।
दुकान महिलाओं के कपड़ों से भरी हुई थी। अभी भी सुबह का समय था और इस समय बहुत कम दुकानें खुली थीं और ये दुकान भी उनमें से एक थी। उसने आंखें खोलकर कपड़ों को देखा। वे अजीब से कपड़े थे पर बहुत सुंदर थे। कपड़े ज़्यादा चमकदार और चमचमाते नहीं थे बल्कि सादे और सुरुचिपूर्ण थे। उसने आश्चर्य से दुकान में इधर उधर देखा। परिचारिका ने ज़ीमिंग को देखा जिसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसकी सुंदरता से ईर्ष्या महसूस की। मैनेजर ने जब लिवेई को देखा तो वह उसके पास आया। लिवेई ने कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये और ये। इन सभी को उसके साइज में पैक करो। उसने ज़ीमिंग की ओर इशारा करते हुए कहा। ज़ीमिंग ने उसे खाली नज़रों से देखा। तो वह मेरे लिए कपड़े खरीदने आया था। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। अध्याय 10 घातक महिला। जब लिवेई ने देखा कि वह ऊंची एड़ी के जूते पहनकर असहजता से चल रही है तो उसने उसके लिए बहुत सारे अच्छे कपड़े, जूते और फ्लैट जूते खरीद लिए। उसे छोटे कपड़े पसंद नहीं, इसलिए उसने अपने क्लासी और सभ्य स्टाइल के हिसाब से कपड़े खरीदे। उसे शालीन और क्लासी कपड़े पसंद हैं जो चमकदार न हो बल्कि सुरुचिपूर्ण हो। जब ज़ीमिंग ने कपड़ों में उसकी पसंद देखी तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। दुकान में कुछ औरतें भी थीं जो सोशलाइट समुदाय से थीं और इस दुकान पर नियमित रूप से आती थीं। उन्होंने कई औरतों को अपनी खूबसूरती पर निर्भर होकर मर्दों के पैसे खर्च करते देखा था। अटेंडेंट ने कई महिलाओं को उस आदमी की पत्नी के हाथों पिटते देखा है जिसका कार्ड उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया था। इन अमीर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और ये दूसरों के लिए गपशप का विषय बन गया। दुकान में मौजूद ये कर्मचारी और महिलाएं ज़ीमिंग को अजीब निगाहों से देख रही थीं, क्योंकि वह किसी भी उल्लेखनीय पृष्ठभूमि से नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह ऊंची एड़ी के जूते पहनकर चल भी नहीं सकती थी और मुंह खोले कपड़ों को घूर रही थी। वे सभी उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह अपने प्राकृतिक रूप में सुंदर लग रही थी, जबकि मेकअप के मामले में तो वे उससे तुलना भी नहीं कर सकते थे। इस बिंदु पर एक महिला खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगी, जो ज़ीमिंग को सुनने के लिए काफ़ी था। इस वेश्या ने इस तरह के पुरुषों को अपने लिए इतना कुछ खरीदने के लिए क्या किया है? वह बिस्तर में अच्छी होगी। हाँ, इस तरह की महिलाएं अमीर पुरुषों को लुभाने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती हैं। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ये सुनकर लिवेई की भौहें तन गईं। हालांकि उसे ज़ीमिंग पसंद नहीं थी, फिर भी वह उसकी पत्नी थी और वह औरत बकवास कर रही थी। उसने शी एमन की ओर देखा जिसके चेहरे पर एक खाली भाव था। वह उसके मन की बात नहीं समझ पाया। अगर वह बूढ़ी मिंग होती तो अपनी छवि की परवाह किए बिना उस लड़की को थप्पड़ मार देती। वह अपने निर्णयों में असभ्य और जल्दबाज थी। उस औरत की बात सभी ग्राहकों ने सुनी थी, यहाँ तक कि जिन लिवेई ने भी। वह उस औरत को उसकी जगह दिखाना चाहता था लेकिन उसके कदम रुक गए। वह देखना चाहता था कि ज़ीमिंग इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि अगर यह पहले वाली ज़ीमिंग होती तो वह उस पर चिल्लाती, उसे कोसती और शायद उसके बाल खींचकर तमाशा खड़ा कर देती। वह उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था क्योंकि याददाश्त खोने के बाद वह बहुत ही शालीनता से पेश आती है और उसकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत बेहतर होती हैं। इसलिए उसने चुपचाप वहीं खड़े रहना ही बेहतर समझा। जब उस महिला ने देखा कि लिवेई कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने सोचा कि वह सोने की खोजी होगी, क्योंकि अगर वह उससे प्यार करता था तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे आया होगा। इससे उसमें आत्मविश्वास आ गया और यदि वह उससे कुछ कहती तो वह उसे अपमानित करने के लिए तैयार रहती थी। वह ज़ीमिंग के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी ताकि वह एक दृश्य बना सके और बाद में लिवेई के सामने दयनीय व्यवहार कर सके। क्या शानदार योजना है, उसने ये सोचते हुए मुस्कुराया। जैसे ही वह दुकान में आया उसे वह पसंद आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह किसी और औरत के साथ आया है तो वह नाराज़ हो गई। ज़ीमिंग ने उस लड़की को देखा जिसने इतना मेकअप किया हुआ था कि उसे अपना असली चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा मेकअप में रंगा हुआ था। ज़ीमिंग उसकी तरफ बढ़ी तो महिला मुस्कुराई। मेरी योजना काम कर रही है। इस महिला को भड़काना बहुत आसान है। उसने सोचा कि ज़ीमिंग उसे मारेगा और तमाशा करेगा। वह लिवेई का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी और उसका ध्यान खींचने का यही सबसे अच्छा तरीका था। जैसे ही वह कुछ कहना चाहती थी, ज़ीमिंग मुस्कुराई और उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि स्टोर में हर कोई उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि वह महिला भी ज़ीमिंग की खूबसूरत मुस्कान देखकर दंग रह गई। ज़ीमिंग ने उन हील्स में सामान्य और सुरुचिपूर्ण ढंग से चलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने गिरने से बचने की पूरी कोशिश की और आत्मविश्वास से लड़की की ओर बढ़ी। फिर ज़ीमिंग अचानक इतने सुरुचिपूर्ण तरीके से नीचे झुक गई। उसके घने काले बाल पानी की तरह बह रहे थे और उसका छोटा चेहरा, फीनिक्स आंखें और गुलाबी होंठ, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि परी पृथ्वी पर आ गई हो। उसने ज़मीन पर पड़ा दुपट्टा उठाया और एक स्त्रीघातक अंदाज में दुपट्टा लेकर फिर से औरतों के सामने आ गई। दुपट्टे को हाथों में लेकर बड़ी ही खूबसूरती से झुलाते हुए उसने औरतों से पूछा, क्या ये तुम्हारा दुपट्टा है? हर कोई आश्चर्यचकित था। स्कार्फ उठाने का कार्य इतना सुंदर और भव्य कैसे हो सकता है? जिन लिवेई भी हैरान रह गया। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं देखी थी। महिलाएं हकलाने से खुद को नहीं रोक सकी। हाँ, उन्होंने उससे दुपट्टा ले लिया। उसे घूरते हुए सोच रही थी कि वे महिलाएं कुछ क्यों नहीं कह रही हैं। इस बिंदु पर हर कोई समझ गया क्यों वे महिलाएं लिवेई के साथ रहने की हकदार हैं, क्योंकि उसके पास कुछ स्पष्ट आकर्षण है जो किसी और के पास नहीं है। वह लिवेई के पास गई और बोली, क्या अब हम जा सकते हैं? पतिदेव, उसने छेड़खानी भरे स्वर में कहा। लिवेई सबके सामने जब उसने पति कहा तो दंग रह गई। उसे इस तरह पुकारते हुए उसने जो मुस्कान दिखाई वह अनमोल थी। आमतौर पर औरतें अपने पतियों को हब्बी याहनी या कुछ और घिसी पिटी बातें कहकर बुलाती हैं, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं जानती। उसने अपने अंदाज में कहा और उसे पति कहा, क्योंकि वह उस औरत को दिखाना चाहती थी कि वह पैसों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं है। वह उसकी वैधानिक रूप से विवाहित पत्नी थी। वह स्तब्ध भाव से उसे घूर रहा था और सिर हिलाया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह महिला कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन उसके आकर्षण से हर किसी का मुंह बंद हो जाएगा, उसका भी। उसके होंठ मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए।
उसने बिल चुकाए और उन्हें जिनविला में कपड़े पहुंचाने को कहा और दुकान से बाहर चला गया तथा अपना हाथ उसकी कमर में डाल दिया। जीमिंग उसकी अचानक कार्रवाई से आश्चर्यचकित हो गई और जब उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा तो वह कांप उठी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सब उसी ने शुरू किया था। वो यूं ही उसके साथ बाहर चली गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।